क्या करने डॉक्टर राकेश आए थे और क्या नहीं कर पाए जिसकी वजह से उन्होंने ये वीआरएस ले लिया। जैसे आप बोल रहे थे ना कि हम कुछ सोसाइटी के लिए क्या करना चाह रहे थे। भाई सोसाइटी में हम तो न्याय करने आए थे। कितने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए हमारी पार्लियामेंट में, और क्या पढ़े लिखे होने से एक एमपी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन बनने का कुछ लेना देना असल में है भी। देखिए, पढ़े लिखे लोग तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो डॉक्टर राकेश वर्मा जब पॉलिटिशियन बनेंगे तो कैसे पॉलिटिशियन होंगे? ये तो वक्त बताएगा। और दूसरी बात ये है कि हम पॉलिटिक्स से बाहर थे कहाँ। अफसरों की ज़िंदगी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं ये कहाँ तक होता है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये मिथ है। देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उतना ही होता है जितना आप करवाना चाहते हैं। ना अगर कोई ईमानदार अफसर है तो क्या वो किसी कम ईमानदार पॉलिटिशियन के अंदर काम कर सकता है, रह सकता है? क्योंकि ये भी हमें बहुत सुनने के लिए मिलता है वो अफसर तो बड़े ईमानदार थे, प्रेशर लगा। ये जो कहता है वो गलत कहता है। एक सवाल मैं सरकारी स्कूल पे भी पूछना चाहूँगी कि भारत के जो गवर्नमेंट स्कूल से जब डॉक्टर राकेश ने पढ़ाई की और आज क्या अंतर आप देखते हैं? क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर हेडमास्टर रहे। देखिए, सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाना नहीं है। सारे युवा आपको देख रहे होंगे, अब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, क्रैश कोर्सेज चालू हो गए हैं, टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो गई है। क्योंकि मैं थी तो मेरे पास भी मैसेजेस आते रहते हैं। मैं चाहूँगी कुछ आप उन बच्चों को कहें। देखिए, तैयारी जो है वो फोकस होकर करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तो शारिका शर्मा है और आज आपका मैं इस पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऑथर हैं, एक शायर हैं, एक कंसल्टेंट हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और सबसे बड़ी बात जो आप और हम सब सुनना चाहते हैं, एक ex-IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की हिम्मत दिखाई। और कारण क्या था उसका? क्यों आखिर एक ऐसी जॉब जो एस्पिरेशन है इंडियन मिडिल क्लास का, इनफैक्ट हायर क्लास का भी, एक ऐसी जॉब जिसका लोग सपना देखते हैं और कुछ एक लोग ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं, वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेकर निकलना। इन सभी सवालों का हम जवाब आज सर से लेंगे, बात करेंगे उनसे। लेकिन क्योंकि मैंने इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि वो एक शायर भी है, मैं चाहूँगी कि एक शायरी के साथ हम शुरू करें। एक सिविल सर्वेंट या पॉलिसी मेकर ज़्यादातर पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, सर आज अल्फाजों के बारे में बात करेंगे, शायरी के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश वर्मा आज के इस पॉडकास्ट में। मैं चाहूँगी एक छोटी सी शायरी के साथ हम शुरू करें और उसके बाद मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूँगी। वो अपनी फितरतों से कब बाज आएंगे, वो अपनी फितरतों से कब बाज आएंगे, ज़ख्मों पे और नमक ही छिड़क जाएंगे। लफ्ज़ों के तीर से पत्थर नहीं पिघलते, तुम लानत भेजते रहना, वो बर्बाद कर चले जाएंगे। यह आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस हमें 4 लाइंस में आपने देने की कोशिश की। ये शायरी सुनने के बाद सोचिएगा ज़रूर इसका क्या मतलब आपके हिसाब से निकलता है, और हम ये शायरी, ये शब्द, इनको यहीं देकर जाते हैं। आज हम शुरू करेंगे उन सवालों का सिलसिला जो आपके मुख से हमें सुनने के लिए मिलेंगे, जो हमारे और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के मन में। क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ex-IAS ऑफिसर है, तो अब सारे के सारे कैमरा से टिक के देखने वाले हैं। तो राकेश सर, मेरा पहला सवाल आपसे कुछ ऐसा है जो मेरे और मुझे लगता है कि सुनने वाले लाखों लोगों के मन में होगा। हम जब एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े होते हैं, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से, मुझे लगता है आप भी ऐसे ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ सबसे बेहतरीन, कमाल की और अब तो सो कॉल्ड एलीट जॉब एक IAS की नौकरी मानी जाती है। हर बच्चा कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे ये सपना ज़रूर देखता है। आपकी डॉक्टर और इंजीनियर को भी लोग उतना नहीं मानते हैं जितना एक IAS को। आप सर्विस में रहे, इतना दिन आपने काम किया, मुझे लगता है कि उतनी मेहनत की होगी जितनी अब हम लोग करते हैं। कई साल मेहनत करना, उसी सपने को जीना, इतनी सारी चीज़ें त्याग करना, और उसके बाद VRS, मतलब सर्विस ख़त्म होने से पहले आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कोई भी जब VRS लेता है तो एक कारण तो होता नहीं है जी उसके कई कारण होते हैं। जी। एक कारण तो ये था कि हमें ये लग रहा था कि हम शायद जो करने आए थे,
जो इम्पैक्ट सोसाइटी को देने आए थे वो दे नहीं पा रहे हैं, जी उसमें असफल हो रहे हैं। जी तो क्यों ना इसके बाहर चला जाए, इस दायरे के बाहर चला जाए। जी और कुछ ऐसा लग रहा था कि 20-22 साल से एक गुलाम की ज़िंदगी जीते जीते जो है एक आज़ादी की ख्वाहिश थी। जी और ख्वाहिश जब होती है तो परिंदा पिंजड़ा तोड़ के उड़ जाता है, तो हमने भी वही किया। जी तो हो सकता है कि आसमान में अगर पिंजड़े में आपको उड़ना है तो उससे अच्छी तो धरती है। धरती पे चलना पसंद करना चाहिए, ना कि पिंजड़े में आप आसमान में जी रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं एक बार ख़त्म तो होना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जी जो नौकरी में आया है वो रिटायर होगा। जी तो क्यों ना उसको प्रीपोन किया जाए और दुनिया का असली चेहरा देखा जाए। तो वो चेहरा जब खाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो वो सब लोग जो हैं आपके लिए काम के लिए हैं। जी और हम कोई दूसरों को पैसा कमाने के लिए या काम करने के लिए थोड़ी ना आए थे। करेक्ट। हम तो आए थे कि एक समाज के लिए काम करेंगे। कुछ चैलेंजेस होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सरकार में ऐसा ये है कि सरकार मानती ही नहीं है कि उसकी कोई प्रॉब्लम है। तो सरकार के पास जब प्रॉब्लम नहीं है तो हम नहीं हैं, प्रॉब्लम नहीं तो हम नहीं। दूसरी बात, एक और बात है कि सरकार जो है आज की तारीख में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको कुछ देने के लिए नहीं है उसके पास। हम तो गए थे कि वही नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी, तो बत्ती की गाड़ी मिली शुरुआत में, फिर बाद में इन्होंने कहा कि बत्ती नहीं रहेगी। तो अब वो एम्बेसडर कार जो है बिना नीली बत्ती के एक विधवा की तरह है। तो अब सरकार के पास वो फटी टूटी गाड़ियां हम क्यों करें। हम अगर कोई आदमी है जिसके पास टैलेंट है वो पैसा कमा लेगा, अच्छी गाड़ी से चलेगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आईएएस बन के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। ये तजुर्बा धीरे धीरे होता है। और हालांकि इस नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। जी ये नौकरी जो एक्सपोजर देती है वो दुनिया में अनपैरेलल्ड है, ये भी बता दें आपको। जो भी कुछ हैं हम वो नौकरी की वजह से हैं, उसके तजुर्बे की वजह से हैं। जी तो फिर एक स्टेज आती है कि आप सोचते हैं कि अब इसको छोड़ा जाए, थोड़ा आज़ादी से जिएं, जो मन में आ रहा है वो करें। तो क्या करने आए थे, मतलब जब सर्विस में आप आए और जब आपने वीआरएस लिया, क्या अंतर आपको डॉक्टर राकेश में नज़र आया? क्या करने डॉक्टर राकेश आए थे और क्या नहीं कर पाए जिसकी वजह से उन्होंने ये वीआरएस ले लिया? जैसे आप बोल रहे थे ना कि हम कुछ सोसाइटी के लिए क्या करना चाह रहे थे। भाई सोसाइटी में हम तो न्याय करने आए थे। हम देख रहे थे हमारे आने से पहले भी, जैसे हमारे फादर कहते थे कि आईएएस बनो या सरकारी नौकरी करो, तो उनको ये लगता था कि अब न्याय किया जाए लोगों के साथ। तो जब आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं या किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं तो आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, करना चाह रहे हैं मगर करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें एक मेन चीज़ जिसमें मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा, ये कोई भी चीज़ पॉलिटिकल नहीं है। जो मुझे करने नहीं देना चाह रहे थे वो ब्यूरोक्रेसी थी। नेता ने कभी भी मुझे किसी चीज़ में नहीं रोका। ये बहुत बड़ा, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो सुनते आ रहे हैं वो यही सुनते आ रहे हैं कि नेता काम नहीं करते, काम करने नहीं देते, वो ऐसे है वो वैसे हैं। इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, क्योंकि अभी हम बैक स्टेज जब बैठे थे तो आप यही बात कर रहे थे कि नेता में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी में एक्चुअली में चैलेंज आपको नज़र आता है। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे सर? देखिए, इसको आपको फिर समझना पड़ेगा। सिविक्स का जो चैप्टर है 10वीं का, जी उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, फिर से पढ़ाना चाहिए। हम तो जी। कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स में। जी देखिए, नेता का काम है लेजिस्लेटिव, जी उसका काम क्या है? कानून बनाना। जी एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना। जी तो अगर आप करप्शन की बात करें तो कहीं भी लेजिस्लेचर में ऐसा तो कहा नहीं गया है कि करप्शन लीगलाइज कर दिया हो। ऐसा तो कोई बिल कोई सरकार लाई नहीं है। लगे। तो एग्जीक्यूटिव क्यों करप्शन होने दे रहा है? या इनोवेशन की बात हो रही है तो इनोवेशन कोई नेता तो करेगा नहीं। बिल्कुल। वो तो आपको बताएगा कि हाँ ये फील्ड है, इसमें आप इनोवेशन करिए। जी
लेकिन इनोवेशन कोई ब्यूरोक्रेसी करना ही नहीं चाहती है, अपनी पकड़ छोड़ना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इनोवेशन करने के लिए आपको पकड़ छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन इतना हो रहा है कि सारी चीज़ें, गवर्नेंस तो पूरा प्राइवेटाइज्ड है, तो हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत कहाँ है? टैलेंट की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको तो गधों की ज़रूरत है। गधों को कुर्सी पे बैठाएंगे, उसके बाद बिग फोर के कंसल्टेंट आएंगे, वो कॉपी पेस्ट करके स्कीम बनाएंगे, उस पर गधे साइन करेंगे और वही पॉलिसी बन जाएगी। तो हम क्यों साइन करेंगे? हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे आप जो पॉलिसी कहिए वो हम बना देंगे, वर्ल्ड की बेस्ट बना देंगे। तो हम क्यों गवर्न हो बिग फोर के कंसल्टेंट से, और वो भी विदेशी, वो भी अमेरिकन कंसल्टेंट। करेक्ट, वो भारत के बारे में तो जानते नहीं, और ऑन ग्राउंड तो भारत भी, मैं कहती हूँ, दो हिस्सों में है। शहर का भारत बिल्कुल अलग है और गांव ग्रामीण का भारत बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। तो आप, जब आपको गवर्नेंस कंसल्टेंट के माध्यम से करना है, आप 1 ट्रिलियन इकॉनमी बना रहे हैं कंसल्टेंट के थ्रू, आज हर मिनिस्ट्री में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। तो हम तो कहते हैं कि आईएएस की सर्विस जो है वो समाप्त कर देनी चाहिए, इसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं। इट्स टाइम टू एंड द इंडियन इंपीरियल सर्विस। when India is governed by, when these idiots need big four consultants for some knowledge, then why are you sitting there, darling? करेक्ट, करेक्ट। इसमें एक और सवाल आता है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि पॉलिटिशियंस का तो कोई चैलेंज नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए बैठे हैं कि क्या करना है, अल्टीमेटली उस गोल को अचीव कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूटिव का काम है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अब आजकल बड़ी आवाज़ें उठ रही है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको क्या पता पॉलिसी क्या होती है, कैसे बनती है, उनको क्या पता गवर्नेंस किस तरह से होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए हमारी पार्लियामेंट में, और क्या पढ़े लिखे होने से एक एमपी, मिनिस्टर या पॉलिटिशियन बनने का कुछ लेना देना असल में है भी? देखिए, पढ़े लिखे लोग तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उसका रीज़न बिल्कुल साफ है कि उससे जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल होगा। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं बताऊं कि जो नेता हैं वो आईएएस अफसरों से डरते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि डरते हैं। तो यानी जो हमें सिनेमा दिखा रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। सिनेमा तो आपको इसीलिए उल्टा दिखाता है क्योंकि आप 30 साल जिसकी सर्विस है उससे आप सवाल ना पूछ सको। भाई, आपको किससे सवाल पूछना चाहिए? जो 5 साल नेता रहा या जो 30 साल सर्विस में रहा? जो 30 साल सर्विस में है। तो 30 साल जो सर्विस में रहा, जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एग्जीक्यूशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसने गरीबी क्यों नहीं हटाई? उसने स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं दी? सिर्फ नेता को ब्लेम करने से क्या होगा? भाई, नेता ने आपको पैसे दिए जी। नेता का काम क्या है? लेजिस्लेशन बनाना, बजट पास करना, आपको बजट देना जी। बजट में नेता के पास इसलिए लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं और आईएएस की इतनी इज्जत करते हैं ढोल नगाड़े बजा के जब बनते हैं, क्योंकि जो आईएएस अफसर है वही अपने साइन से चेक काटता है। तो दुनिया में जो है इज्जत उसी आदमी की है जो पैसा आपको अपने हाथ से देता है, जो चेक पे साइन करता है। चेक पे साइन करना नेता का काम नहीं है, ये देश को समझना पड़ेगा। और जिन देशों ने भी तरक्की की है उन्होंने ये बात को समझा है और वहाँ पे अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी है, तभी वो देश तरक्की किया है। बिल्कुल। गवर्नेंस की बात करें या फिर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, यहाँ व्यावहारिक तौर पर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोकल के लोग होते हैं, मैंने देखा जो टियर 3 के लोग होते हैं ना, वो मानवीय तौर पर भी चीज़ों को देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के तौर पर नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नहीं देखते, वो मानवीय तौर पर भी चीज़ों को देखते हैं। और वो ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डाइल्यूट हो रही है ह्यूमैनिटी, वो हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी दिख रही है सर। जो बहुत सारे ख़राब कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, जैसे करप्शन कहाँ से आया? जब व्यक्ति अमानवीय हुआ तभी तो करप्शन आया सर। लोगों में मर्सी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं ये डाइल्यूजन जो हो रहा है वो विजिबल नज़र आ रहा है। इस पूरे डिस्कशन में अब तक एक चीज़ तो मुझे साफ हो गई कि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपको पता है क्या है आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, और आपने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि पॉलिटिशियंस आर गुड, दे आर नॉट बैड पीपल, वी आर जस्ट ब्लेमिंग देम। या हो सकता है 1-2% हो, बट मेजॉरिटी दे आर गुड।
जैसे सोसाइटी में जितना परसेंटेज खराब लोग हैं उतना ही वहाँ पे भी लोग हैं। जी। और हम तो कहेंगे एक अंगूठा टेक जो है पॉलिटिशियन इज बेटर देन आईआईटी बीटेक पॉलिटिशियन। कैसे? भाई जो अंगूठा टेक है वो गांव से उठ के आया है, उसने दुनिया देखी है, गांव देखा है। बीटेक वाले ने क्या देखा है, बैठ के कोडिंग की है 1010 लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, अलजेब्रा थोड़ी ना है दुनिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर राकेश वर्मा प्लान कर रहे हैं पॉलिटिक्स में आने का? अगर देश के लिए कुछ कर पाएंगे तो करना चाहेंगे तो, और ज़िंदगी बर्बाद करना चाहेंगे तो देखेंगे, आस भी सकते हैं। तो डॉक्टर राकेश वर्मा जब पॉलिटिशियन बनेंगे तो कैसे पॉलिटिशियन होंगे? ये तो वक्त बताएगा। और दूसरी बात ये है कि हम पॉलिटिक्स से बाहर थे कहाँ। 1998 से तो हम पॉलिटिक्स में हैं, क्योंकि ये जो नौकरी है ये पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज़ है। मतलब ये कहना कि ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन नहीं है, ये भी अपने आप में मिसनॉमर है। तो हम तो पॉलिटिक्स में हैं ही, चुनाव कब लड़ेंगे ये एक अलग बात। इसी बात पे एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि अफसरों की ज़िंदगी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं ये कहाँ तक होता है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये मिथ है? देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उतना ही होता है जितना आप करवाना चाहते हैं। तो अगर आप जो हैं जब नौकरी में आए हैं, आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद रॉ के चीफ बनेंगे, नागालैंड के गवर्नर बनेंगे, तो आपके ऊपर हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा। अगर आप स्वच्छंद रहेंगे, ठीक काम करेंगे, एज़ पर लॉ रहेंगे, तो आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहेगा। तो आपका पॉलिटिकल प्रेशर से मतलब हमारे को तो समझ में नहीं आता, और हमें तो ये डिफ़ाइन करने को मिला ही नहीं कभी कि ये पॉलिटिकल प्रेशर होता क्या है। क्योंकि पॉलिटिशियन क्या प्रेशर आप पे डाल सकता है? ब्यूरोक्रेट खुद ही, जब हमने आपको बताया कि नेता जो हैं ब्यूरोक्रेट से डरते हैं, तो वो बेचारे क्या प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर? अब आपने करप्शन कर रखा है, फाइल उनकी दराज में रखी है, तो फिर आप डरोगे, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर क्या है? इसमें पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ी ना, ये तो एक आपने अपराध किया है, तो ये तो ब्लैकमेल है। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर क्या है? ये तो कहीं भी होगा। करेक्ट। तो मतलब करप्शन एक जड़ है पॉलिटिकल प्रेशर आने की, कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है हाँ। जिस वजह से आप डर रहे हैं। इसी पे एक सवाल पूछती हूँ। सिस्टम में करप्शन बहुत है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओपन हो चुका है। कोई उपाय है इसका? कुछ किया जा सकता है? कोई बदलाव हम देख सकते हैं? बदलाव बिल्कुल देख सकते हैं, कैसे? ट्रांसपेरेंसी से। और ये भाई ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी सर? देखिए, करप्शन में दो तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिशन। जितना हायर डिस्क्रिशन रहेगा उतनी ज़्यादा करप्शन के चांसेस रहेंगे। तो डिस्क्रिशन आप कम करिए, हर चीज़ कोडिफाई करिए, तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा ये है कि जनता की अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब जैसे आरटीआई एक्ट है, तो आरटीआई एक्ट तो बहुत डाइल्यूट हो गया है आज की तारीख में। अब लोग स्वच्छंद हैं, लोग आरटीआई का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जब बढ़ेगी तो, और भारत कोई अकेला ऐसा देश तो है नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसने करप्शन से जूझ रहा हो। बहुत सारे देश हैं जो करप्शन से जो जूझ जूझे रहे हैं, और जी। आगे बढ़े। जी। तो उसका एक प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम। यू हैव टू बिल्ट इन अकाउंटेबिलिटी। समाज में भी आपको जो ये मानना पड़ेगा कि ढोल नगाड़े बजा के स्वागत ना करें, और जो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है उसको त्यागें। और उसकी वीडियो को वायरल ना करें। जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो इट्स नॉट जस्ट अ सिलेक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति रेलवेज में हुआ है, या कोई व्यक्ति किसी और एग्ज़ाम को पास करके मान लीजिए आया है, तब इतनी मालाएं नहीं आती, मालाएं स्टेशन पे खड़े नहीं होते इतने लोग। वो प्रेशर मध्यम वर्गीय बच्चे पे बहुत होता है सर। अभी रिसेंटली, मैं तो अब आपको दिखाई दे रही हूँ इस फील्ड में, बिजनेस में, मुझे ज़िंदगी के 10 साल लग गए अपने आप को ये मनाने में कि नहीं तुषारिका, इसमें तुझे मज़ा नहीं आएगा। वो प्रेशर बहुत होता है। जब मैंने तैयारी छोड़ी ना सर, तो मेरी मदर ने बोला कि अब क्या होगा। बहुत समय तक शी वॉज डिप्रेस्ड, अब इसका क्या होगा। यानी अगर आप सर्विसेज में नहीं गए, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप सर्विस में नहीं गए, आप आईएएस नहीं बने या आईपीएस नहीं बने, तो अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये तो सोच है। और ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आती है फ्यूडल समाज से। ये जो हमारे यहाँ फ्यूडल समाज है, वही इसको
तरजीब देता है कि आपको आईएएस बनना है, आपको अफसर बनना है। भाई आपने अभी अफसर की ज़िंदगी देखी नहीं है, वहाँ खाने खाने का टाइम नहीं है, तो बहुत काम का बहुत प्रेशर है। रोज़ आपके जो गोल्स है वो बदल रहे हैं। करेक्ट। मतलब वहाँ तो हमेशा फायर फाइटिंग चल रही है। बिल्कुल। वहाँ आप कुछ ऑफिस जाएंगे, कुछ सोच के कुछ और जाएंगे, कुछ और होगा। तो वो एक हाई प्रेशर जॉब है। पॉलिटिकल प्रेशर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हाई, क्योंकि वर्क प्रेशर है। क्योंकि ऊपर का काम है, इसलिए हाई प्रेशर जॉब है। और इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं। और बहुत सारे यूथ जो हैं वो आज की तारीख में अपना पैसा कमा रहे हैं और अपना घूम रहे हैं। करेक्ट। अब तो स्टार्टअप कल्चर जब से बिल्ड हुआ है, थोड़ा डिजिटलाइजेशन ने एम्पावर किया है मुझे लगता है यहाँ पर। अगर डिजिटलाइजेशन नहीं आया होता तो शायद अभी भी परिस्थिति वही होती कि हर व्यक्ति जो चाहे वो भी किताब पढ़े, जो ना चाहे वो भी किताब पढ़े। और ज़्यादातर जो बच्चा पटेल नगर में, करोल बाग में दिखाई देता है ना सर, 10% ही है जो दिल से काम कर रहा है या दिल से पढ़ रहा है, 90% प्रेशर में ही है। आपके समय के एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, सो कॉल्ड वेरी प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन। कितने साल की तैयारी आपको लगी थी, और तब के एग्ज़ाम में और आज के एग्ज़ाम में क्या अंतर पाते हैं आप? भाई तैयारी तो आप देखिए कि हमने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 92 में किया था। 92 से हमने एग्ज़ाम देना शुरू किया। कोई भी संडे ऐसा नहीं होता था जो हम एग्ज़ाम नहीं देते थे। मुझे अभी भी याद है 50 रुपये का फॉर्म उस समय आता था, और कागज़ का फॉर्म होता था। उस कागज़ के फॉर्म को भरते थे, और जो भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे नायब तहसीलदार का हुआ, चाहे बैंक का हुआ, चाहे किसी आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम होते थे उसको देते थे कि हमें जो है प्रैक्टिस करनी है, कि हमें स्कूल में जाके 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम लिखना है। तब तो ये मॉक टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। तब ये कोचिंग और मॉक टेस्ट और ये बोझा सर और ये सब जो आजकल चल रहा है ना, फ्रॉड है ना, जो सो कॉल्ड कोचिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं फ्रॉड टाइप के, जी। वो तब वो ज़माना आया नहीं था। तो आपने खुद तैयारी की राकेश सर? हाँ, हमने तैयारी की, और हमारा तैयारी जो है वो दिल्ली से शुरू हुई। हम लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से आए, और दिल्ली में उस समय एक किताब घर हुआ करता था जिसका नाम था जवाहर बुक डिपो। जी। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनसे कहा कि बॉस ऐसा है कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है और साइकोलॉजी सोशोलॉजी लेना है, आप किताबें बता दीजिए तो और नोट्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बैठिए, थोड़ा टाइम लगेगा। हम बैठ गए, तो उन्होंने आधा 1 घंटा लगाया, और उसके बाद हमको करीब 15 मिनट समझाया कि ये देखिए ये बुक है, ये बुक आपको लखनऊ में मिल जाएगी, ये नोट्स पढ़ लीजिए, पहले ये बुक पढ़िएगा, फिर ये पढ़िएगा, फिर ये पढ़िएगा, फिर ये पढ़िएगा। एक बुक डिपो वाले ने बताया। बुक डिपो, जवाहर बुक डिपो वाले। जी जी जी। हाँ, कोई बंगाली दादा थे, जी। अब नाम नहीं याद है उनका। जी। तो हमने कहा ठीक है, हम सब किताब लेकर आ गए। उसके बाद वो पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे 4-5 साल लगे होने में। तो वो भी एक टाइम होता है। इस एग्ज़ाम के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप जैसे बीच किसी स्टेज में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे टफ पार्ट है। जी। तो टफ पार्ट है, तो धीरे धीरे फिर हुआ, फिर इस स्टेज तक आदमी पहुंचता है। फिर 97 में ये लगा कि शायद हम ये नौकरी इस सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। अच्छा। और अब उम्र भी हो रही थी, तो फिर हमने एग्ज़ाम तो बहुत निकाले, पीओ भी निकाला, एसबीआई पीओ, कैनरा बैंक पीओ, लेकिन सब छोड़ दिया। फिर आखिरी में हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया 97 में। ओके। ये मानते हुए कि अब नहीं होगा। तो खैर वहाँ साल भर नौकरी की, उसी बीच में इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू दिया, फिर हो गया। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ गए और फिर इस नौकरी में आ गए। लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारा जो रेजिग्नेशन है वो आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मतलब आप आज भी कार्यरत हैं वहाँ? अब पता नहीं कार्यरत है, अगर कार्यरत है तो हमारी तनख्वाह तो दें वो लोग। अगर कोई सुन रहे हैं तो प्लीज़ सुनिएगा। अब इतना समय तैयारी किया, आपका भी आसान नहीं रहा। जो जर्नी तो हमने छोटी सी सुनी, मगर मैं समझ पा रही हूँ कि आसान तो नहीं रहा। हाँ, आप शादियों में नहीं जाते हैं कि कोई पूछ लेगा कि भैया क्या कर रहे हैं। हाँ, माँ बाप से लोग कहने लगते हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है, निकम्मा निकल गया है, अब एलएलबी करा दो इसे, वकालत ही कर लेगा।
ये सब सुनने के लिए ये मिलता सब, अब ये सब देखिए सुनना पड़ता है, जिसको बड़ा आदमी बनना पड़ा है उसको थोड़ा बहुत सुनना तो पड़ता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ज़िंदगी जो है ना, या एग्ज़ाम जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। जी, कोई भी कंपटीशन पर्सनैलिटी टेस्ट है। जी। वो आपकी एंड्योरेंस लिमिट को देखता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि आपने 4 में से एक ऑप्शन चुन लिया और हाँ, आप पास हो गए, आपको हर एक स्टेज से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल गुजरना पड़ेगा। गुजरेंगे नहीं तो आप जो है कुंदन बनेंगे कैसे? बिल्कुल। नाउ अगर कोई ईमानदार अफसर है, हम्म तो क्या वो किसी कम ईमानदार पॉलिटिशियन के अंदर हम्म। काम कर सकता है, रह सकता है? क्योंकि ये भी हमें बहुत सुनने के लिए मिलता है, वो अफसर तो बड़े ईमानदार थे लेकिन उनमें प्रेशर बहुत था। ये जो कहता है वो गलत कहता है। हमने आपको पहले ही बताया कि नेता तो अफसर से डरते हैं। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि नेता हमें ये करने को कह रहा है? कैमरा के अगर सामने तो कोई डरा हुआ नहीं दिखता सर। हैं कैमरा के सामने तो कोई भाई, डरा नहीं अगर दिखता। हम हमसे कोई ये कहे कि आपको तुषारिका को गोली मारनी है और हम आपको गोली मार दें और कहें कि नेताजी ने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर है, तो ये क्या कोर्ट मानेगा ये नहीं बात? मानेगा। भाई, जिसके हाथ में कलम है, कलम आपके हाथ में क्यों दी गई है? क्यों आपको ताकत दी गई है? क्योंकि आपको सब कुछ झेलना है। जी। उसके बाद भी आपको जो सही है वही करना है। अगर आपको, फिर वही हमने कहा, अगर आपको नागालैंड का गवर्नर बनना है और एलजी बनना है जम्मू कश्मीर का, तो आपको, आपने तय कर रखा है कि हम सब काम जो कहेंगे लोग वो वो करेंगे, करेंगे क्योंकि गोल वो है हमारा। क्योंकि गोल वो है। जी। तो उस ज़्यादातर होता ये है कि वो गोल लेके लोग चलते तो हैं, हमने बहुत अफसरों को देखा है, लेकिन उस गोल में कोई लिमिट नहीं है ना गिरने की। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी करना पड़ कुछ सकता भी है। करना पड़ सकता है, फिर एक दिन उसका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। तो डॉक्टर राकेश वर्मा ये कहना चाहते हैं कि ईमानदार अफसर को अभी भी सिस्टम में ईमानदार रहने की आज़ादी है, चॉइस है। चॉइस। अगर वो ना रहना चाहें तो ये उनका चॉइस है। ये उनका चॉइस है, सिस्टम आपको फोर्स नहीं करता। नहीं कर रहा 100%। 100%। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पॉलिटिशियंस की बात की, तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करते हैं, आज के समय में या जनरल पब्लिक की बात करते हैं, तो आज हर चीज़ धर्म से जुड़ चुकी है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, आपको पता है किस तरह से नंबर्स मिलते हैं, किस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने के लिए मिलती हैं। क्या लगता है आपको, रिलीजन कितना बड़ा हिस्सा है इन दोनों चीज़ों का और कब तक रहेगा? क्या भारत इसी तरह से सरवाइव करेगा या कुछ बदलाव डॉक्टर राकेश वर्मा देखते हैं? ब्यूरोक्रेसी में रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिक्स में भी। देखिए बहुत दिन तो ये नहीं चल पाएगा। और हमारा तो तजुर्बा ये कहता है कि हमने तो बहुत लोगों को देखा, हमने तो बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा, सब कहते थे कि ये अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। देखिए भारत की एक विशेषता है कि यहाँ एक विचारधारा को ख़त्म होने में मिनिमम 10 साल के बाद उसका जो डिफरेंस दिखता है। डिफरेंस दिखने लगता है और फिर वो गिरने लगती है। तो धर्म की जो राजनीति है, द पीक इज़ ओवर। ओवर? राइट। सर आज तो पूरी पॉलिटिक्स उसी पे टिकी नज़र आती है हमें। आज नज़र आती है, लेकिन वो आप देखें कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये नहीं बता रहे हैं ना। ग्राफ गिर रहा है। ग्राफ गिर रहा है। तो एक सवाल मैं सरकारी स्कूल पे भी पूछना चाहूँगी कि भारत के जो गवर्नमेंट स्कूल से जब डॉक्टर राकेश ने पढ़ाई की और आज क्या अंतर आप देखते हैं? क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर हेडमास्टर रहे हैं, तो मेरे पिताजी सरकारी स्कूल से पढ़े, तब मैंने बहुत लोग देखे, जितने भी पापा की जनरेशन के लोग हैं सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, सो इंटेलिजेंट, बहुत अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया, ये सारी व्यवस्था बिगड़ गई? देखिए सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाना नहीं है आज की तारीख में। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। और तब की जब हम बात करें तब वो मास्टर भी हुआ करते थे, वो टीचर हुआ करते थे और वो स्टूडेंट हुआ करते थे। तब की बात ये थी कि प्राइवेट सेक्टर नहीं था। ओके, तो ये आज प्राइवेट सेक्टर आया है, इसकी वजह से तकलीफ क्रिएट हुई है? नहीं, इसलिए नहीं क्रिएट हुई है। तकलीफ इसलिए क्रिएट हुई है क्वालिटी की
और दूसरा एस्पिरेशन की। आज रिक्शे वाला भी चाहता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, और क्यों ना पढ़े उसका बच्चा। और हमारा तो ये मानना है कि सारे सरकारी स्कूल 12 तक बंद कर देने चाहिए। टीचर जो हैं उनको मल्टीप्लिकेशन आता नहीं, इंग्लिश आती नहीं, हिंदी आती नहीं, एक क्लास में 4 क्लास का एक टीचर है, तो ये तो एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो हमारे देश को बर्बाद कर रही है। अगर हमारा काम HMT घड़ी बनाना नहीं है तो हमारा काम सरकारी स्कूल भी खोलना नहीं है। सरकार शुड ओनली इन्वेस्ट एंड ओनली इन्वेस्ट इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। लेकिन बहुत सारे लोग हैं हायर एजुकेशन तक पढ़ने के लिए, वो लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन भी तो चाहिए। लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन में आपको बता दें कि उसका तरीका और भी हो सकता है। हम कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ये प्रॉब्लम पहली बार फेस कर रहे हैं। आप प्राइवेट एजुकेशन में जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कूल खोलने के एक्सपर्ट्स हैं, उनको फैसिलिटेट करिए कि वो गांव में स्कूल खोलें, और आप जो है एक परिवार को टोकन दीजिए। जैसे आयुष्मान योजना है, अब आदमी को सरकारी अस्पताल में नहीं जाना पड़ता है। हाँ, प्राइवेट अस्पताल में वो जाता है, उसका 5 लाख तक का अस्पताल में फ्री है, वो सरकार से लेता है। बिल्कुल। तो यही चीज़ एजुकेशन में क्यों नहीं लागू हो सकती है? आज हर गांव में, मेरे गांव में प्राइवेट स्कूल हैं, दे आर बेटर, दे टीच इंग्लिश, दे टीच मैथ्स, दे टीच साइंस विच इंडिया नीड्स। तो हमको ये सरकारी स्कूल ख़त्म कर देने चाहिए। डॉक्टर राकेश, सरकारी स्कूल ख़त्म करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, स्पेसिफिकली IAS की नौकरी ख़त्म करना चाहते हैं, अभी मीडिया को भी बोल रहे थे, चलेगा कैसे देश? भाई अब आजकल तो कंसल्टेंट का ज़माना है, अब आप कंसल्टेंट से चलाइए। हम ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल टाइम के हिसाब से ख़त्म हो जाने चाहिए। आज के दौर में सरकारी स्कूल का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बताएं, ये सरकारी स्कूल वेस्टेज ऑफ मनी के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ लोग मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। प्राइवेट में एक टीचर है बेचारा, जो है इतनी मेहनत कर रहा है, उसको 20-25 हज़ार रुपये मिल रहा है। यहाँ 60,000 रुपये में लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो वो एग्ज़ाम भी तो क्वालिफाई करके गए हैं सर। कौन सा एग्ज़ाम? गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तो एग्ज़ाम होता है। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपने कभी गवर्नमेंट टीचर से इंटरेक्ट किया है? हमने तो गांव में जाके इंटरेक्ट किया है। ना उनको हिंदी आती, ना वो तो इलेक्शन कराने के लिए हैं। उनका प्रमुख काम पढ़ाना थोड़ी ना है सरकारी टीचर का। उनका मेन काम तो इलेक्शन कराना है और सेंसस कराना है और दुनिया भर का अलग काम करवाना है। पढ़ाई से उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो हम टैक्स पेयर क्यों पे करें, और हम क्यों किसी को विवश करें सरकारी स्कूल में जाने की? हम आयुष्मान योजना की तरह टोकन दें। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि हमने एक बच्चे का पर साल का टोकन फिक्स कर दिया। आपकी अगर उससे ज़्यादा की औकात है तो आप उसको टॉप अप कर लीजिए। इसको भी डिजिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक डेटा बैंक बना लीजिए और सरकार उसको पैसा दे, डायरेक्ट स्कूल को ट्रांसफ़र करे पैसा। इसके लिए तो अलग डेटा बैंक बनाने की ज़रूरत। अच्छा डॉक्टर राकेश, ऐसा तो है नहीं कि आपके माइंड में ये थॉट पहले आया होगा, बहुत लोगों के माइंड में ये थॉट आया होगा, ये प्रॉब्लम भी है, इसे अब तक सॉल्व क्यों नहीं किया गया? कौन सा? सरकारी स्कूल वाला। सरकारी स्कूल तो पॉलिटिक्स का अड्डा है ना। आपको बताएं, हम नौकरी में गए तो हमसे कहा गया कि एक बहुत बड़ा विवाद है, आपको सुलझाना है। हमने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये एक सरकारी स्कूल बनना है एजुकेशन फॉर ऑल में, तो उसकी जगह डिसाइड नहीं हो पा रही है। गांव वाले कुछ कह रहे हैं इधर बनना चाहिए, कोई कह रहे हैं उधर बनना चाहिए। तो सरकारी स्कूल का मतलब ये है कि वो पोलिंग बूथ है। सरकारी स्कूल गांव में कोई पढ़ाई की नज़र से नहीं देखता है। वो इलेक्शन के प्रधानी में वो पोलिंग स्टेशन है, विधानसभा में वो पोलिंग स्टेशन है, और लोकसभा चुनाव में वो पोलिंग स्टेशन है। गांव वालों को पहले ही पता है वोट डालना है तो कहाँ जाना है, एड्रेस बताने की जरूरत एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आप अपना पोलिंग में दीजिए, उसको इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए सारे स्कूल, वो अपना परमानेंट ऑफिस खोल लें, और पढ़ाई जो है वो प्राइवेटाइज कर दीजिए। तभी हम जो है कुछ बन पाएंगे। तभी देखिए, जब
सिवाय पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लिटरेसी इज़ नथिंग, करेक्ट, नॉलेज इज़ एवरीथिंग, Correct. विजडम इज़ एवरीथिंग। करेक्ट। तो वो तो प्राइवेट स्कूल से आएगी जब वहाँ लोग अंग्रेजी पढ़ाएंगे। एक सारे युवा आपको देख रहे होंगे, अब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, क्रैश कोर्सेज चालू हो गए हैं, टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो गई है। क्योंकि मैं थी तो मेरे पास भी मैसेजेस आते रहते हैं। मैं चाहूँगी कुछ आप उन बच्चों को कहें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जो 32 साल की उम्र तक आ गए हैं और मानसिक तौर पर भी ड्रेन हो चुके हैं, फिजिकली भी ड्रेन हो चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तैयारी जो है वो फोकस होके करनी चाहिए। और एक और भ्रम जो फैलाया जाता है कि 18 घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। या 16 घंटे पढ़ना चाहिए। हमारे हिसाब से आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है, और वो भी 2-2 घंटे की गैप में पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसको सेटल होने का मौका देना चाहिए इन्फॉर्मेशन को जो आपने पढ़ा है। दूसरा ये है कि आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए राइटिंग की। देखिए, एमसीक्यू तो आपकी नॉलेज पे बेस्ड है जी, लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम है वो तो एनालिटिकल राइटिंग है। अगर सिवा मेंस के एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वहाँ बिहेवियरल पैटर्न भी डिकोड होता है आपके आंसर में। राइट। तो वो बिहेवियरल पैटर्न ही से तो एनालिसिस चेक की जाती है कि आप में एनालिसिस करने की क्षमता है कि नहीं है। कि नहीं है। तो वो क्षमता दिखनी चाहिए ना। और एक सवाल और, बहुत सारे लोग सबको कहते हैं कि तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर राकेश क्या कहते हैं, किन्हें तैयारी नहीं करनी चाहिए? भाई, ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है। तैयारी करें ना करें, ये जिसको अगर आना है इस सर्विस में तो वो करे। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग आ भी रहे हैं। और आप कोई डिजिटल की वजह से कोई ऐसा डिवाइड नहीं रह गया कि आपको दिल्ली रहना है। हम तो जी। कहते हैं अपने माँ बाप के घर में रहो। देखिए, माँ बाप के घर में जो केयर मिलेगी, जो कहीं नहीं मिलेगी, जो खाना मिलेगा। हम लोग ने एग्ज़ाम इसीलिए निकाला क्योंकि हमारी घर की स्थिति ठीक थी। सबसे पहले ये त्यागना पड़ेगा कि हमें दिल्ली में आना है। हम तो कहते हैं कि दिल्ली को अब राजधानी बदल देना चाहिए। अब एक और बदलाव। हाँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए, दिल्ली के ऊपर प्रेशर बहुत है। कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ होना चाहिए? कहाँ लिखा है पार्लियामेंट यहाँ होना चाहिए? ये जो कंपनी है इनके हेडक्वार्टर होने चाहिए, कहाँ लिखा है ये? कहीं नहीं। तो आप नए सिटीज़ डेवलप करिए। हम तो कहते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को यहाँ से हटाइए, रांची, पोरबंदर, जैसलमेर, जहाँ चाहे वहाँ करिए। वहाँ ये जो दिल्ली का जो खान मार्केट गैंग है ना, वो जो कुंडली मार के बैठा है सारी पोस्टों के ऊपर, सारी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, ये ख़त्म होना चाहिए। जी। दिल्ली इज़ एन एलीट सिटी। इट्स टाइम वी वांट टू मेक इंडिया ग्रेट, वी शुड मूव फ्रॉम दिल्ली। करेक्ट। और ये सेंट्रलाइजेशन जो है पावर का, इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और दिल्ली अब दूर कर देना चाहिए। लोग वैसे भी कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है। नहीं, तो वो तो ये कहते हैं कि आप दिल्ली क्या दूर है ना। हम कहते हैं कि आप दिल्ली को दूर कर दो, है ना। यहाँ से भाई आप देखिए कि ये जो जिस जनसंख्या पे ये बैठा हुआ है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप कोई भी मेजर कर लें, आप AQI के लिए वो करें, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब सर, हॉरिजॉन्टली तो एलिवेशन नहीं हो सकता, तो वर्टिकल एलिवेशन देखिए किस लेवल का हो रहा है। देखिए, इसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। जी। ये अर्बन मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट है, रिवर्स माइग्रेशन। ये चाइना ने बहुत अच्छी तरह किया। चाइना ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कोई नया सिटी बनाया जी, तो नए सिटी बनाने में उन्होंने रैपिड रेल एक बना दी, एलिवेटेड, और उसी पे सारी सब्सिडी दी। ओके। आने जाना फ्री कर दिया। हाँ, अब लोग वहाँ माइग्रेट होकर जाएंगे। अब वहाँ लोग माइग्रेट हो गए। माइग्रेट होने के बाद फिर वो धीरे धीरे वहाँ लोग रहने लगे। तो ये रिवर्स माइग्रेशन दिल्ली में सब खत्म करना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो भी वो पार्लियामेंट जिसमें पोर्च ना हो। ये तो इतने महान तो हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं। हमारे यहाँ तो एक कमरे का मकान बनता है तो उसमें भी पोर्च होता है कि अगर मोटरसाइकिल से आएंगे तो कम से कम मोटरसाइकिल से उतर के भीगेंगे तो नहीं। तो ऐसे महान जो है ब्यूरोक्रेट को मैं शत नमन करता हूँ जो दिल्ली के हैं। और जितनी जल्दी दिल्ली को त्यागा जाए उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा। बहुत मज़ेदार डिस्कशन रहा आपसे।
मैं ये बातचीत आपसे बहुत लंबे समय तक कर सकती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इन चीज़ों को सिर्फ ग्लोरीफाई करते हैं। पहली बार कोई व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने जेन्युइनली सर्विस को छोड़ा भी है, वहाँ से निकले भी हैं और निकलने के बाद सच कहने की हिम्मत भी दिखाई है। तो मुझे उम्मीद है जितने लोगों ने आज आपको सुना होगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मिथ है कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, हमें बहुत पैसा मिलेगा, हमारे पास बत्ती होगी, हमारे पास मोटिवेशन इज़ नॉट जॉब, मोटिवेशन इज़ नॉट सर्विस, मोटिवेशन इज़ नॉट हेल्पिंग पीपल, मोटिवेशन इज़ दैट गाड़ी, दैट रुतबा। क्योंकि रील में हमको क्या दिखता है, वही कि जी एसपी साहब उतरे हैं और आगे जो 2 गाड़ी पीछे 2 गाड़ी, वो रियलिटी है। मगर जिम्मेदारी एक्चुअली में वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होना चाहिए सर्विस के पीछे। तो अगर मोटिवेशन अगर आपका वो नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी डिरेल हो जाओगे। जी और सिस्टम देखिए, ये तो सिस्टम आपको फिर यूज़ करेगा, फिर आप फंस जाओगे। वो तो चक्रव्यूह में एक बार आप फंस गए, आपकी फाइल नीचे रखी रहेगी, वो रोज़ आपको दिखाएगा कि ये लो, ये करो, इस पे साइन करो, नहीं तो ये। फिर आप कहोगे ये तो पॉलिटिकल प्रेशर है। ये आप ही ने क्रिएट किया है ये प्रेशर, बिल्कुल। आप ही जिम्मेदार हो इस प्रेशर के लिए। हमसे किसी ने क्यों नहीं कहा? हमसे तो लोग फ़ोन करने से डरते थे कि इनसे अगर सिफारिश करनी है तो हम नहीं करेंगे। तो आप वो बना के रखिए। दूसरा देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो नौकरी वोकरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ज़िंदगी मिली है एक्सपीरियंसेस के लिए। जी अगर आपको सिलेक्शन भी करना है तो सिलेक्शन करिए, फिर बाहर भी निकलिए और रिस्क लेना सीखिए। मैं उस कुर्सी पे पहुंचा इसीलिए था कि मैंने रिस्क ली, बिल्कुल। और मैंने बीच की ज़िंदगी में रिस्क लेना छोड़ दिया था, इसलिए जीने का मज़ा ख़त्म हो गया था। और अब फिर रिस्क ले रहे अब हैं। फिर से रिस्क ले रहे हैं। मज़ा ही ये ज़िंदगी मिली ही रिस्क लेने के लिए। बहुत बढ़िया, मज़ेदार डिस्कशन रहा डॉक्टर राकेश आपके साथ। बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला, समझने के लिए भी मिला। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िम्मेदार लोगों की, अच्छे लोगों की जब बातें सुनते हैं हम, जिन्होंने असली में अपने आप को घिसा है, तो दिमाग में छेद होता है। सोचने पे हम मजबूर होते हैं कि इस बात के पीछे सच्चाई क्या है। कई फैक्ट्स आपने ऐसे बोले जो आज रात को घर जाने के बाद मैं शायद सोचूंगी कि ऐसा क्यों है, या हम इसमें क्या कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप आगे आ रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं चीज़ों के बारे में कि जो आपको दिखाया जाता है और जो असल में है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर कहीं ना कहीं सर हमारी डिसीजन मेकिंग डिसाइड करता है, और फिर हम गलत फैसले लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि अरे अब 4 साल बाद कुछ बदलेगा फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सर। मेरे पास शब्द नहीं है इस डिस्कशन के लिए। इट्स ऑल माय प्लेजर। बहुत बहुत मज़ा आया राकेश सर। आई एम ट्रूली, मतलब बहुत लंबे समय बाद ऐसे मैं सवाल भी पूछ पाई, और आपने वो फ्रीडम दिया। आपने मुझे ये नहीं कहा कि यही पूछे, बहुत सारे हमने पैटर्न ब्रेक करके क्वेश्चन भी पूछे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, प्लेजर। सो ये थे राकेश वर्मा जी, डॉक्टर राकेश वर्मा, जो सिविल सर्वेंट तो रह ही चुके हैं मगर एक सोशल वर्कर भी रह चुके हैं, जिन्होंने उस पद को पाया भी, उस पर रहे भी, उस पर टिके भी, और उससे निकलने की हिम्मत भी दिखाई, जो बहुत कम लोग दिखाते हैं। ऐसे कमाल के पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार कोई अगले शख्स के साथ, कुछ अगली कहानियों के साथ हम मिलेंगे, जहां हमें फिर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पॉडकास्ट हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या तो बनना चाहता है या बनने की बात करता है। क्योंकि एक एक शब्द जो डॉक्टर राकेश ने कहा, उसे सुनिए, वीडियो को रोकिए और सोचिए कि आखिर एक व्यक्ति जो सिस्टम का हिस्सा रहा है वो ऐसी बात क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण, और कहीं ना कहीं आप और हम सब उनकी और सिस्टम की इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपकी आंखें तो खोलेगा और आपको बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करेगा, और उम्मीद है कि इसके बाद हम सबकी ज़िंदगी में और सोच में कुछ अच्छे बदलाव दिखेंगे। धन्यवाद।